नमस्कार, नारी जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं निशा श्री। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसमें नारी और महिलाओं की जो, और विशेष रूप से भारतीय महिलाओं की जो भागीदारी होती है आसपास राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में, उससे जुड़ी कुछ चर्चाएं लेकर आते हैं। उसी तरह से आज हमने जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने का टॉपिक रखा है वो है बदलते राजनीतिक परिवेश में भारतीय महिलाओं की भागीदारी। और इस चर्चा में विशेष रूप से हमने आज बुलाया है हमारे मेहमानों को। हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी गुप्ता, जो कि MSKV में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस की, और साथ में है डॉक्टर अर्चना सिंह, जो कि पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं LNT कॉलेज मुजफ्फरपुर में। दोनों मेहमानों का स्वागत करते हुए मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहूँगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सबसे पहला देश है जिसने महिलाओं को मताधिकार दिया, लेकिन ये मताधिकार ही क्या राजनीतिक भागीदारी तय करता है महिलाओं की? और अगर हम अपने आज़ादी के बाद जो आधुनिक राजनीति है भारत की, इसमें महिलाओं के अगर योगदान की बात करें तो एक मूक मताधिकार से या एक मूक मतदाता से लेकर एक सक्रिय राजनीति के नेत्री के हिसाब से किस तरह से बदलाव हुआ है महिलाओं का, भारत की महिलाओं का, इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर शालिनी आपसे ही है कि अगर हम आज के परिवेश में देखें, और जैसा कि आप राजनीतिक विज्ञान की ही शिक्षिका हैं, तो जो आप इतिहास देखती हैं भारतीय राजनीति का, इसमें पिछले 50 दशकों में आप महिलाओं के योगदान को या उसमें परिवर्तन को किस नज़रिए से देखती हैं? जी, धन्यवाद निशा जी। पहली बात, जो एक शब्द हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, मूक मतदाता, मेरा ये मानना है कि महिलाएं राजनीति में, भारतीय जगत में महिलाएं कभी भी मूक नहीं रही हैं। किसी भी काल में आप जाइए इतिहास के, चाहे वो वैदिक काल हो, प्राचीन काल हो, मध्ययुगीन हो, ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड हो, कहीं पे भी हो, महिलाओं की उपस्थिति जो है वो बड़ी ही बोल्ड तरीके से उन्होंने अपने वॉइस को रिप्रेजेंट किया है। हाँ, पिछले 50 दशक की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर उनका कितना रिप्रेजेंटेशन रहा है, ये चर्चा का विषय हो सकता है। इसमें मैम जो हम लोग ये देखते हैं कि शुरुआती दौर में, मतलब 1950 से 70-80 के दशक में अगर हम जब जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के जो मताधिकार जो हो रहा है उसमें 10 से 17% का डिफरेंस रहा है, लेकिन तब भी अराउंड 35% वोटिंग महिलाएं कर रही थी। और उसके बाद फिर मध्य एक पीरियड आता है मैम 1980 से 90s तक का, पर्टिकुलरली 1980s 1990s तक का जो टाइम पीरियड है, वहाँ पे हम देखते हैं ये अंतर जो है वो घट जाता है और 10 से 17% से कम होकर 3-4-5% डिफरेंस जो है वो रह जाता है। पर जो अभी हाल फिलहाल के जो आंकड़े हैं, जो 2000 से हम लेटर ऑन अगर हम बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि महिलाओं का जो मताधिकार है वो पुरुषों से भी ज़्यादा है। 2019 का भी जो लेटेस्ट इलेक्शन हुआ है वहाँ पे तो महिलाओं की वोटिंग पुरुषों से ज़्यादा, परसेंटेज जो है पुरुषों से ज़्यादा हुआ है, और इसकी वजह से महिलाओं को किंग मेकर भी कहा जाने लग गया है इंडियन पॉलिटिक्स में। तो ये जो आंकड़े हैं ये बिल्कुल ये बताते हैं कि महिलाओं का ये जो सफ़र रहा है बड़ा ही प्रेरणादायक रहा है। ठीक है, तो चलिए, शालिनी मैम ने कहा कि अब हम मूक मतदाता जो है हम अपनी महिला मतदाताओं के लिए ना प्रयोग करें, तो चलिए थोड़ा सवाल को बदलते हैं, शब्द को हेर फेर करते हैं और डॉक्टर अर्चना मैम से जानते हैं कि ठीक है, मूक नहीं थी महिलाएं, लेकिन कम संख्याएं थी जो कि राजनीतिक रूप से सक्रिय थी, अपना आवाज़ बुलंद कर पा रही थी। लेकिन अगर उस वक्त से देखें, आज़ादी के बाद के हमारे आधुनिक राजनीतिक परिवेश को अगर हम देखें, तो आप कितना अंतर पाती हैं? सबसे पहली बात, मैम ने जैसा कहा कि मूक मतदाता, इससे मैं भी क्या कहते हैं कि इसका समर्थन नहीं करती हूँ उनकी भूमिका को लेकर, क्योंकि आप देखिए ना कि चेतना के स्तर पे महिलाएं शुरू से ही जागरूक रही हैं। तो मूक मतदाता के बजाय मुझे लगता है कि राजनीतिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत संरचनात्मक रूप से मूक मतदाता हम कह सकते हैं। तो बदलाव तो है मैम, जैसे आपने कहा शुरुआत में ही कि स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार, मताधिकार का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार मिला। ये अधिकार तो दे दिया गया और उस अधिकार का परिणाम यह हुआ है कि 2024 के चुनाव में लगभग 74 महिलाएं जो है सांसद के रूप में चुनी गई हैं। तो परिवर्तन है, लेकिन क्रमशः परिवर्तन है। एक चीज़ कहा जाता है ना कि हम फॉर्मल इंक्लूजन हमने दे दिया, उन्हें संविधान के द्वारा राइट्स दे दिया कि आप निर्वाचित हो सकती हैं, मत का प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनफॉर्मल एक्सक्लूजन की स्थिति है। क्यों है?
क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनको जैसे टिकट वितरण में उनको हम महत्व नहीं दे रहे हैं, वोटिंग बिहेवियर में कभी कभी वो फैमिली के कहीं ना कहीं प्रेशर से वो प्रभावित हो रही हैं, फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो फंडिंग भी उनको वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, और एक तरीके से जो मतदाता का बिहेवियर है वो उनकी एग्जिस्टेंट को कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं कर रहा है। तो जब तक वो स्वीकार नहीं करेगा तो परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन परिवर्तन अगर जैसे हमने बात किया कि फॉर्मल इंक्लूजन में, तो वो देखने को संख्यात्मक रूप से हमें मिल रहा है, तो प्रतिनिधित्व महिलाओं का बढ़ रहा है और अभी भी गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया डॉक्टर अर्चना ने कि किस तरह से जो है अभी भी हमारा जो सामाजिक परिवेश जो है वो कहीं ना कहीं एक बैरियर की तरह काम करता है महिलाओं की राजनीति में सक्रिय भागीदारी को लेकर के। तो इसी से जुड़ा जो अगला सवाल है वो डॉक्टर शालिनी आपसे पूछूंगी कि इसी शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके ये परिवर्तन किया गया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, जिसमें 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में दी गई। अभी ये दी तो गई है, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कागज़ पर होती हैं, व्यावहारिक पटल पर हम उसको नहीं देख पाते। आप इसका भविष्य किस तरह से देखती हैं? मैम, मुझे लगता है कि जब भी हम अधिनियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लेके आएगा, बल्कि हमें लगता है संरचनात्मक तौर पर राजनीति को पूरी तरह से बदल देगा। इसलिए बदल देगा मैम क्योंकि पहली चीज, जैसे ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, प्रत्यक्ष तौर पर बढ़ेगी, तो पॉलिसी मेकिंग में मेजर डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही महिलाएं आएंगी, अगर हम पंचायत स्तर पर भी हम ये देखते हैं, उस स्तर पे मेरा ये आर्गुमेंट है कि जब भी महिलाएं आती हैं तो वो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर, इन चीज़ों पर उनका ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है, सुरक्षा पर महिलाओं का ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेरा ये मानना है कि उनके आने के बाद यहाँ पे इसमें पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में मेजर चेंजेस आएगा। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे भी मैम बहुत चेंजेस आएगा। हम ये मानते हैं कि जब महिलाएं इम्प्लीमेंट करती हैं चीज़ों को तो उनका दृष्टिकोण जो है पुरुषों के दृष्टिकोण से बहुत अलग होता है। तो हम मानते हैं कि राजनीति में विविध दृष्टिकोण जो उसके वजह से आएगा, समावेशी एक इंक्लूजन जो होगा उसकी वजह से पॉजिटिव चेंजेस जरूर आएंगे हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। तीसरी चीज मैम जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये अधिनियम इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये महिला नेतृत्व का जो बात है राजनीति में, वो जो है वो सशक्त करेगा और वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ताकि महिलाएं जो हैं वो और बड़े नंबर्स में आए। तो मैं तो बहुत आशान्वित हूँ इस अधिनियम को लेकर और मानती हूँ कि इसका भविष्य बहुत ब्राइट है। ठीक है, तो चलिए, आशान्वित हैं डॉक्टर शालिनी। डॉक्टर अर्चना, आपसे जानना चाहेंगे कि ठीक है, ये अधिनियम आया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लेकिन इसकी कुछ एक दूसरा पहलू भी है कि हमने देखा, अगर पंचायत का ही उदाहरण ले तो कई बार पंचायती राज व्यवस्था में अगर सरपंच बन भी गई है महिला तो कहीं बागडोर वो खुद नहीं संभाल रही हैं और इसी वजह से पंचायत पति का एक जो नाम है वो हमारे सामने में आया। तो अगर ये पैटर्न बना रहा तो इसको आप किस नज़र से देखती हैं? ये कुछ अच्छा बदलाव ला रहा है या फिर आपका ओपिनियन इस पे क्या है? नारी वंदन अधिनियम पे जैसा मैम ने कहा कि भविष्य इसका अच्छा है, मुझे भी लगता है कि मैम भविष्य इसका अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ अभी अड़चने हैं जैसे जनगणना का और परिसीमन का जो अभी है, तब जब तक ये है लागू नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़ है कि सीटों में हमें 33% आरक्षण है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत जो हम टिकट का वितरण करेंगे उसमें क्या आरक्षण की स्थिति हो सकती है, ये एक सोचने वाला मुद्दा है। दूसरी चीज़, आज पंचायत की आप बात की कि प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन की जो आप बात कर रही हैं, तो प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं है कि महिला की गुणवत्ता में कमी है, उनकी सोच या उनकी भूमिका में कमी है। ये रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो रहा है क्योंकि मैम महिलाएं शिक्षित हो रही हैं लेकिन वो आगे उनको नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। समाज का जो स्ट्रक्चर एक कहा जाता है कि परंपरा के रूप में रूढ़िगत रूप से जो बन गया है, जो एक पितृसत्तात्मक समाज है, वो महिला की भूमिका को नहीं स्वीकार कर रहा है। इस चीज़ को हमें, कड़वा सच है लेकिन इस चीज़ को मानना पड़ेगा। तो जब तक उनकी भूमिका में परिवर्तन नहीं होगा, और इसके लिए
महिलाओं को आगे आना होगा। किन महिलाओं को? जो शिक्षित महिलाएं हैं, वो महिलाएं मिलकर उन महिलाओं को जब जागरूक करेंगी तो ये कहीं ना कहीं इसका जो अधिनियम है उसका परिणाम सकारात्मक होगा। दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आपने पंचायत की बात की, तो पंचायत के लेवल पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही सुखद है। जैसे 73 और 72 जो संविधान का अमेंडमेंट हुआ, जिसके माध्यम से उनको 33% आरक्षण की बात की गई और कुछ राज्यों ने 50% आरक्षण दिया, तो महिलाओं की स्थिति बहुत परिवर्तन हुई है। आप देखिए लगभग 14 लाख 1.4 मिलियन जो महिलाएं हैं वो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हैं। और इवेन अब हमको लगता है कि 22 से ज़्यादा जो राज्य हैं वो 50% आरक्षण दे चुके हैं। तो पंचायत के स्तर पे बहुत सुखद एक स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे ये अधिनियम जो है परिवर्तन करेगा और लोकतांत्रिक जो समाज का ढांचा है भारत के अंतर्गत, वो कहीं ना कहीं उसकी दिशा में एक सकारात्मक उद्देश्य को कहीं ना कहीं फुलफिल करने की कोशिश करेगा। मैम, पंचायत की अगर हम बात करें तो एक छोटी सी बात इसमें हम ऐड करना चाहेंगे। जब हम प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, प्रधानपति, मुखियापति और ये सारी चीज़ों की हम बात करते हैं, तो हमें इसको 2 लेवल पे समझना चाहिए मैम। पहला तो ये है कि एक रूरल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है, और एक जो जिला पंचायत लेवल पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। यहाँ पे मैम यूपी बिहार में पर्टिकुलरली हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि प्रधानपति, मुखियापति एक स्टेटस की तरह यूज़ किया जाता है। लेकिन वहाँ पर भी मैम ग्रामीण परिवेश, हम खुद ग्रामीण परिवेश से आते हैं और हमने आसपास जितना देखा है, महिलाएं जो प्रधान हैं या जो मुखिया हैं, ऐसा नहीं है कि उनका पॉलिसी मेकिंग में कोई, डिसीजन मेकिंग में कोई उनका से ही नहीं है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकली वो अवेयर हैं, उनकी अपनी एक महिला मंडल होती है, वो उनको आके अपनी महिलाएं उनको अपनी समस्या बता रही हैं। तो जब फंड्स एलोकेट करने की बात आती है, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, फोकस करने की जब बात आती है, तो वहां डिसीजन मेकिंग में उनका है कि नहीं नहीं हमारी महिलाओं को ये समस्या हो रही है, तो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये ग्रामीण रूरल लेवल पे मैम ज्यादा है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है मैम, 10 to 20% है। जब जिला पंचायत लेवल पे हम आते हैं, म्यूनिसिपल लेवल पे आते हैं, तो वो बहुत कम हो जाता है मैम, 0 to 10% हो जाता है। इट कैन बी बिकॉज, मतलब ये बहुत सारे रीजंस की वजह से है। शायद मीडिया की बहुत पैनी नजर होती है, शहर में जो फाइनेंशियल पावर्स हैं महिलाओं की वो थोड़ी ज्यादा होती हैं, लेकिन बहुत सारे कारण हैं मैम। लेकिन फिर भी मेरा यही, फिर से मैं यही यहाँ पे यही कहूंगी कि इवन जब प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन भी हो रहा है तो भी वहां पे महिलाएं मूक नहीं हैं, वो कठपुतली नहीं है, उनको पॉलिटिकली वो अवेयर हैं। हाँ, वो जो भागदौड़ होती है, जो इम्प्लीमेंटेशन का कार्य होता है, वो शायद उनके पति, उनके बेटे निभा रहे हों, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में मैम उनका भी बराबर का, मैं मानती हूँ कि उनका बराबर और का एक उदाहरण भी मैं देना चाहूँगी कि छवि राजावत जो राजस्थान की थी, उन्होंने MBA किया और वो MBA की डिग्री लेते हुए वो सरपंच बनी, और जो जिस मॉडल से वो काम कर रही थी उसको अभी उन्होंने UN में रिप्रेजेंट किया है। दूसरी हैं आरती देवी, उन्होंने बैंक की नौकरी को छोड़कर सरपंच चुनने का मतलब वो किया, डिसीजन लिया। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह की पढ़ी लिखी महिलाएं ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हैं, तो वो उनकी जो आइडियाज़ हैं, या फिर वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे हम एक उनके नेतृत्व क्षमता के अंतर्गत काम करते हैं, तो हमारा भी नेतृत्व कहीं ना कहीं निखरता है। तो ये सब सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। हाँ, ये है कि परिवर्तन की जो गति है वो थोड़ी धीमी है। तो ये बात निकल के आई है अभी जो दोनों हमारे एक्सपर्ट्स ने जो बात कही कि ये जो अधिनियम बनते हैं इनका तुरंत भले हमें प्रभाव ना दिखाई देता हो, लेकिन धीरे धीरे ही सही ये प्रभाव बनेगा। ठीक है, जो आरक्षण है वो भले थोड़े देर तक लगे कि इसमें कहीं ना कहीं प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन ही एक दिन जो है वो पुख्ता बनेगा, क्योंकि एटलीस्ट वो सामने आ तो रही हैं। और जिस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर शालिनी ने कही कि किस तरह से जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी जब सरपंच एक महिला होती है तो उनके सामने अपनी समस्याएं रख पाती हैं। कुछ उदाहरण अभी डॉक्टर अर्चना ने बताया, अभी नाम बताया कि किस तरह से MBA करते हुए उन्होंने जो है वो सरपंच की भूमिका भी निभाई। डॉक्टर शालिनी, आपके नज़रिए में भी अगर कोई ऐसे उदाहरण हो, कोई जो कि राजनीति में सक्रिय हुई महिला और उन्होंने एक निर्णायक फैसला लेते हुए कुछ परिवर्तन किया? मैम, मैं मानती हूँ कि भारत जो है इस मामले में, हमारा देश बहुत धनी है। सुषमा स्वराज जी का पर्टिकुलरली मैम, उनके पहले क्या था कि इंडिपेंडेंट तौर पे महिलाओं को जो मंत्री बनाया जाता था, जो
बड़े लेवल पे जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो उन्हें सॉफ्ट कोर मिनिस्ट्रीज दी जाती थी, विमेन एंड वेलफेयर दिया गया, इस तरह की मिनिस्ट्रीज दी जाती थी। सुषमा स्वराज जी फर्स्ट इंडिपेंडेंट हमारी फॉरेन मिनिस्टर रही हैं और उनको ये क्रेडिट जाता है डिजिटल डिप्लोमेसी का जो क्रियान्वयन उन्होंने जिस तरह से किया, जिस सक्सेसफुली उन्होंने किया, वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। उनका मैम उनके टाइम पे मतलब ये अपने आप में वो था कि रात के 2 बजे भी मैडम को मैसेज करो ट्विटर पे तो उनका 15 मिनट में रिप्लाई आता था। जब महिलाएं किसी चीज में नेतृत्व में आती हैं तो उनका दृष्टिकोण पुरुषों से कितना भिन्न होता है। ठीक है, क्योंकि वो सफर की रहती है मैम। जी बिल्कुल। और इसमें ये जो आपने अभी सुषमा स्वराज का उदाहरण दिया, एक बात जो बहुत प्रमुखता से बताएगी कि विदेशों में जो भारतीय एम्बेसी है वो भारत का रिप्रेजेंट, मतलब कि अगर कोई भी भारतीय है वो विदेश में किसी समस्या में है और वो इंडियन एम्बेसी तक अगर पहुंच जाता है तो समझिए कि वो अपने देश में पहुंच गया। ये भी एक नैरेटिव जो है वो सुषमा स्वराज ने प्रस्तुत किया, तो एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने आया है। डॉक्टर अर्चना, आपने कुछ नाम लिए, क्या जिस तरह से सुषमा स्वराज का नाम है इस तरह से आपके सामने भी कोई अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ऐसा कोई नाम हो जो भारतीय महिलाएं हैं और राजनीति में उन्होंने इस तरह का कुछ बहुत बड़ा नाम, वित्त मंत्री हैं? जी हाँ, वो भी है एक तरीके से, किस तरीके से वो इंक्लूजन की पॉलिसी पे काम कर रही हैं। स्मृति ईरानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान से पूरी तरह सकारात्मक रूप से जुड़ी रही, एक्टिवली जुड़ी रही। अर्चना मैम, आपसे ही ये सवाल, अगला सवाल भी आपसे ये करूंगी कि ठीक है, तो फिर महिलाओं के सामने बड़ी चुनौतियां क्या क्या हैं आज के समय में भी अगर हम देखें तो? मैम, हम चुनौतियों की बात करें तो मैं 3 स्तरों पे बात करूंगी। पहला है अवसर की चुनौती, जो कि अवसर की जो चुनौती है वो हम समाज के अंदर देखते हैं। दूसरी है संसाधन की चुनौती, जैसे हमने बात किया बातचीत के दौरान कि हमने तो सीटों के बंटवारे में आरक्षण दे दिया, लेकिन अभी भी जैसे जो राजनीतिक दल का अप्रोच होता है वो फीमेल, उनको वैसी सीटें देते हैं जहां से या तो फीमेल इजीली निकल जाती हैं या वहां से नहीं निकल पाती हैं। तो वहां पे संसाधन के स्तर पे हम कितनी महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज क्या है कि स्वीकृति के स्तर पे महिलाओं को, कि हमारा समाज आज भी महिलाओं को नहीं, उनकी क्षमता को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है। मुझे लगता है कि ये जो 3 चुनौतियां हैं वो प्रारंभ से अभी तक मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब तक चुनौती मौजूद रहेगी हम परिवर्तन नहीं देख सकते। हमें स्वीकार करना होगा कि एक महिला जो कि परिवार को इतने अच्छे से चला सकती है, परिवार के साथ साथ जो वर्किंग वुमेन है दोनों को कैसे बैलेंस कर सकती हैं, तो वो देश को क्यों नहीं चला सकती हैं। ये हमें कहीं ना कहीं एक मानसिक लेवल पे उनको एक तरीके से उनकी स्वीकार्यता को महसूस करना पड़ेगा। तो ये मतलब सब सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है, वो ये सबसे बड़ी चुनौती है। सामाजिक जो सोच है वो सबसे बड़ी चुनौती नजर आती है। आज भी मैं एक उदाहरण में देना चाहूंगी कि हम लोग कॉलेज में काम करते हैं तो कभी कुछ कमेटी बनती है तो पहली प्रायोरिटी रहती है कि ये फीमेल के बजाय मेल पर्सन को, सेम योग्यता लेकर हम आ रहे हैं, हमारा क्वालिफिकेशन भी है, हम फाइट करके आ रहे हैं, लेकिन हमारे पे फेथ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की जब मानसिकता रहेगी तो परिवर्तन कैसे आ सकती है? तो इस मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। जी ठीक है। डॉक्टर शालिनी, आपसे भी यही सवाल करूंगी, लेकिन थोड़ा इसमें एक कदम और बढ़ते हैं कि चुनौतियां हैं जो जैसा कि डॉक्टर अर्चना ने अभी बताया, इन चुनौतियों का समाधान हम कैसे कर सकते? कह तो दिया हमने कि सामाजिक लेवल पर हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए, लेकिन कैसे बदलेगा सोच? मैम, शिक्षा एक बहुत बड़ा हमारे पास हथियार है इसका। बल्कि हमने देखा भी है पिछले 50-60 साल में, 70 साल में जिस तरह से महिलाओं का शिक्षा का स्तर बढ़ता गया है, वैसे वैसे वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाई हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे, शिक्षा के साथ साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो होता है, जब महिलाओं के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है, शिक्षा होती है, तो वो अपनी बात को मुखर रूप से बिना किसी से डरे हुए वो समाज में अपनी बात कह पाती हैं। जैसे अगर आज हम लोग नौकरी में हैं और मैम ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि भाई पहला जो प्रायोरिटी है उनको दिया हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि हम लोग वहाँ जो महिलाएं होती हैं वो इस पर प्रश्न भी उठाती हैं कि मुझे क्यों नहीं मुझे क्यों नहीं ये अवसर दिया जा रहा है, मैं इसके लिए भी बेहतर हूँ। तो कहने का मतलब यही है मैम कि शिक्षा और आपका जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो एक बहुत मेजर हथियार के रूप में, मेजर इंस्ट्रूमेंट है सोसाइटी में चेंज लाने के लिए।
और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो युवा जनरेशन जो है वो भी अब राजनीतिक रूप से, और युवा जनरेशन की जो बच्चियां हैं, बच्चियां इसलिए कहूँगी क्योंकि राजनीतिक अगर हम देखें, क्योंकि राजनीति एक परिपक्वता का जो है वो संगठन माना जाता है, और वहाँ पर अगर कोई युवा महिला जाती हैं तो वहाँ पर वो राजनीति की बच्चियां ही कंसिडर की जाएंगी, और वो भी जब भागीदारी लेती हैं तो दिखाता है कि किस तरह से एक नई भारतीय राजनीति की तरफ जो है वो भारत की महिलाएं बढ़ रही हैं। अगर हम और सवाल पूछे तो जो पुरुषों के साथ एक कंपैरिजन वाली आपने बात कही, तो अगर महिलाओं की दावेदारी की बात करें, अगर जितना परसेंटेज दिया जा रहा है, चाहे वो 33% हो या कुछ क्षेत्र में पंचायती राज में जो 50% है, तो क्या केवल संख्या बल बढ़ा देना ही महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है? डॉक्टर अर्चना, आपसे ये जानना चाहिए। बिल्कुल मैम, संख्या बल बढ़ा देना, मैंने शुरू में कहा कि गुणात्मकता भी ज़रूरी है, लेकिन इस चीज़ को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि संख्या बल अगर बढ़ेगा तो प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा, और गुणात्मकता जैसे आप सशक्त नेतृत्व तो बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उनकी प्रभाव और दिशा तय होगा, और दोनों का परिणाम आएगा कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सही रूप से काम करेगी। तो पहले तो हमें संख्या बल, अभी एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ कि जो महिलाओं का, जैसे स्वतंत्रता के बाद हमने बताया कि 1952 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें 22 महिलाएं सांसद थी, अब परिवर्तन 2019 में 78 थी, 2024 में 74 हैं। तो इस तरह महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन संख्या के आधार पे बढ़ रहा है। और मैम ने अपने डिस्कशन के दौरान कहा कि महिलाएं क्या है कि जो उनकी सोच होती है वो ग्रास रूट लेवल की समस्याओं पे काम करती हैं, जैसे सुरक्षा पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे। तो ये संख्या बल बढ़ेगा, प्रतिनिधित्व होगा, और जब सशक्त नेतृत्व होगा तो एक उनका जो महिलाओं का काम करने का तरीका है, जो प्रभाव है, वो समाज में या राजनीति में स्थापित होगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ज़रूरत है, मुझे लगता है कि संख्या बल भी ज़रूरत है और एक सशक्त नेतृत्व की भी आवश्यकता है। जी डॉक्टर शालिनी, आपसे एक बिल्कुल शॉर्ट में 1 या 2 लाइन में आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि संख्या बल बढ़ाना कितना ज़्यादा प्रभावकारी होगा भारतीय महिलाओं का भारतीय राजनीति में हिस्सेदारी को लेकर? मैम, संख्या बल पे तो मैम ने ऑलरेडी बात कर दिया, जब प्रत्यक्ष रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें, लेकिन हमको यहाँ पे एक और चीज मैम समझनी बहुत जरूरी है। जब हम भागीदारी की बात करते हैं तो भागीदारी 2 तरह से होती है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन मैम पॉलिसी मेकिंग में, चाहे पॉश का एक्ट हो, चाहे निर्भया वाला एक्ट हो, चाहे कोई भी एक्ट हो, उस पे उस पॉलिसी मेकिंग, एनवायरमेंटल लॉज में महिलाओं की भागीदारी हमेशा से रही है, और उस पे बहुत बेहतर परिणाम आए हैं उसकी वजह से। तो अभी हमने सुना कि किस तरह से जो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि महिलाओं की भागीदारी है, भले ही अभी वो संख्या बल के रूप में ही उसको प्रमोट किया जा रहा हो, लेकिन यही आगे चल करके एक बेहतर भविष्य बनाएगा। महिलाएं भी सक्रिय रूप से जो है वो राजनीति में हिस्सा लेंगी, और उस वक्त तक शायद ये टैबू जो है वो भी खत्म हो चुका होगा। और जैसा कि हम जानते हैं, दोनों एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि भारत की राजनीति कभी भी इस तरह से नहीं था कि यहाँ पे मूक थी महिलाएं, यहाँ पर उनका रोल बहुत ही स्ट्रांग रहा, चाहे वो हम आधुनिक भारत में झांसी की रानी की बात कर लें, या फिर अगर हम आध्यात्मिक इतिहास में जाएं तो उसमें तो फिर हम देवी दुर्गा की ही पूजा करते हैं। तो अगर इसके ऊपर हम चर्चा करने लगे तो कई सारे उदाहरण हमारे सामने आएंगे। फिलहाल के लिए हमारे दोनों मेहमानों का इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण बातों को आपके साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ।